दोस्तों जरा सोचिए कि आपका जन्म ही मून पर होता है और आपने पृथ्वी को कभी देखा ही ना हो और कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो, सिर्फ उसकी कहानी सुनी हो। ना ही आपने पेड़ देखे, ना समंदर देखा, ना पशु पक्षियां देखी। अजीब है ना। लेकिन आज की मूवी क्रैटर में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2257 में इंसानों ने मून में लूनार माइनिंग नाम की एक कॉलोनी बनाई, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जहां इंसानों का रह पाना काफी मुश्किल है। जिसके बाद इंसानों ने एक नए घर की तलाश की और इसी के लिए उन्होंने मून को कॉलोनाइज करने की कोशिश की। मगर साइंटिस्ट जल्दी ही जान गए कि मून को कॉलोनाइज करना, उसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए मून पर अब सिर्फ माइनिंग की जाने लगी ताकि वो मून के वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाल सके। जिसके बाद मून पूरी तरह से सिर्फ माइनिंग प्लेस बनकर रह गया और जो लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं उन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि 20 साल का है और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर इंसान को 20 साल की माइनिंग खत्म करनी होगी। और 20 साल खत्म होने के बाद उन्हें और उनके परिवार को ओमेगा नाम के प्लेनेट में शिफ्ट किया जाएगा, जहां साइंटिस्ट ने फाइनली पृथ्वी जैसा वातावरण बना लिया है। लेकिन मून से ओमेगा प्लेनेट काफी ज्यादा दूर है और इस दूरी को तय करने के लिए 75 साल का वक्त लगता है और इसलिए जिन्हें भी ओमेगा प्लांट में भेजा जाता है उन्हें डीप स्लीप पर डाल दिया जाता है, जहां वे इन 75 सालों तक सिर्फ सोते ही रहते हैं और उनकी उम्र नहीं बढ़ती। तो मूवी की शुरुआत में हम कैलब और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रोवर की चोरी करने वाले हैं, लेकिन अचानक रोवर का अलार्म बजने लगता है और सभी बेहद ही डर जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि कैलब के पिता की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अगले 3 दिन में उसे ओमेगा प्लांट पर भेज दिया जाएगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी इंसान माइनिंग के दौरान मारा जाता है, यानी कि ड्यूटी के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ओमेगा जाने का पास मिलता है और इसलिए कैलब को ओमेगा भेजा जा रहा है। लेकिन कैलब अपने दोस्तों को छोड़कर उस प्लेनेट पर नहीं जाना चाहता, जिसके बाद कैलब उस जगह पर जाता है जहां वो और उसके पिता अक्सर बैठा करते थे। इस दौरान हम देखते हैं कि बचपन में उसके पिता ने एक मैप दिया था जिसमें क्रैटर नाम की एक जगह थी। उस वक्त कैलब छोटा था, इसलिए उसके पिता ने उसे वादा किया था कि उसके बड़े होने के बाद वो उसे वहां जरूर लेकर जाएंगे। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहां वो मैप अब भी उसके पास ही था। कैलब को नहीं पता कि उस जगह पर क्या है, लेकिन वो ओमेगा पर जाने से पहले वहां जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम उसके दोस्तों से मिलते हैं। डायलन जो कि कैलब का बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही उनके दोस्त मार्कस और बॉर्नी है, वो लोग भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। कैलब और उसके दोस्त बेस से बाहर निकलकर क्रैटर जाने की तैयारी कर रहे थे। तब एक आदमी वहां आता है और कैलब को उसके पिता की अस्थियां देता है, जिसके बाद कैलब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब क्रैटर जाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है, जिस वजह से उन्हें एक गाड़ी यानी कि रोवर की जरूरत तो पड़ेगी। वो लोग रोवर चोरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गैराज का पासकोड नहीं पता। डायलन एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है। वो लोग जहां पर लंच कर रहे थे वहीं एक एडिसन नाम की लड़की बैठी हुई थी जो कि कुछ ही दिन पहले अर्थ से आई थी। एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की बेटी है और उसके पिता के पास हर जगह का पासवर्ड था, इसलिए डायलन को लगता है कि जिस गैराज में रोवर बंद है उसका पासकोड लेने में एडिसन उनकी मदद कर सकती है। डायलन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडिसन वहां से उठकर चली जाती है। डायलन आखिर में उसे पूरी बात बताता है कि कैलब के फादर की लास्ट विश है कि वो उस क्रैटर तक जाए, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने के लिए रोवर की जरूरत है। एडिसन उन्हें पासपोर्ट देने के लिए मान जाती है, लेकिन कंडीशन रखती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। इसके बाद हम मूवी की शुरुआत वाली सीन देखते हैं जहां काफी तेज अलार्म बज रहा था, लेकिन कैलब एक वायर को खींचकर अलार्म को बंद कर देता है। सभी लोग रोवर में बैठ जाते हैं और एडिसन विंडो के सामने एक एस्ट्रोनॉट टॉय रखती है। वो सभी डरे हुए भी होते हैं क्योंकि वो लोग पहली बार बेस से बाहर निकलकर मून की सरफेस पर जा रहे थे, लेकिन कैलब को भरोसा है कि वो लोग ये कर सकते हैं। वो सभी काफी एक्साइटमेंट में मून की सरफेस पर निकलते हैं। इस समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था क्योंकि पूरे बेस पर लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह अगले दिन होने वाला मीटियोर शॉवर है। वही हमें पता चलता है कि मार्कस के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे हमेशा पिल्स लेनी पड़ती है। बॉर्नी उसका काफी ध्यान रखता है और वो ही उसे हमेशा पिल्स खाने को कहता है। वो लोग रोवर के अंदर काफी मजे करते हैं और कैलब उस रॉकेट को देखता है जो उसे 3 दिन बाद ओमेगा पर ले जाएगा। वो लोग एक आधे बने हुए शहर से होकर गुजरते हैं। डायलन के माता पिता मून पर ही बड़े हुए थे और बॉर्नी के दादा दादी यहाँ पर बड़े हुए थे। एडिसन उनकी बातों से कंफ्यूज होती है क्योंकि इस हिसाब से तो उनके पेरेंट्स के 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और उन्हें ओमेगा पर होना चाहिए। लेकिन कैलब और बाकी सब उसे बताते हैं कि अर्थ पर लोगों को झूठ बोला जाता है
क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी वजह से लोगों का टाइम बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कोई अपने 20 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से उनकी कई जनरेशन यही माइंस में काम करती रह जाती है। एडिसन कैलब से पूछती है कि आखिर क्रेटर में है क्या, लेकिन कैलब को तो खुद ये बात नहीं पता। वो कहता है कि एक बार उसके पिता ने उसे बताया था कि वहाँ एक नदी है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन बॉर्नी को लगता है कि वहाँ ढेर सारा खजाना होगा। सभी लोग अपने स्पेस सूट्स पहनकर मून की सरफेस पर जाते हैं, जहाँ से उन्हें अर्थ दिखता है। वो सभी लोग अर्थ को देखकर काफी खुश होते हैं, वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वही एडिसन अर्थ को मिस करती है। इसके बाद डायलन और बाकी सब ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। एडिसन पहले तो इसके खिलाफ होती है और उन सबको मना करती है, ये कह के कि सभी ऑक्सीजन सिलेंडर वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब वो खुद सिलेंडर इस्तेमाल करके हवा में उड़ती है तो उसे भी काफी मजा आने लगता है। रस्सी का एक सिरा रोवर पर और दूसरा उड़ने वाले पर बांधा जाता है और वो सब एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उड़ते हैं। काफी देर तक वो लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब बॉर्नी का नंबर आता है तो उसके सिरे से रस्सी छूट जाती है और वो बिना रस्सी के हवा में बिना कंट्रोल के उड़ने लगता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद सब उसे बचाने के लिए रोवर के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं और उसे बचाने के लिए स्पेस में चले जाते हैं। वो लोग किसी तरह से बॉर्नी को बचा लेते हैं, लेकिन उनके पास जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर था वो सब खत्म हो चुका था। एडिसन उन्हें वापस चलने को कहती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन उनके पास बची है उसके साथ वो लोग क्रेटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी कैलब उसे आउटपोस्ट नाम की एक जगह के बारे में बताता है जहां पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सकता था, और वो सभी वहां के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो सभी लोग आउटपोस्ट पहुंचते हैं जहां सिलेंडर मिलने वाला था, लेकिन ये कोई आउटपोस्ट नहीं था, असल में ये घर का मॉडल था जो कि यहाँ के एक ट्रायल के तौर पर बनाया गया था। ये सभी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ढूंढना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉर्नी और मार्कस को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है। वो लोग सारा खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जब वो फायर कैंप के पास बैठते हैं तो एडिसन उन सबको बताती है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम चार्ली है और वो 10 साल का है, जो मेरी मॉम के साथ ओमेगा के लिए निकल चुका है, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो मेरा भाई मेरे मॉम के पास चला गया और मैं मेरे डैड के पास ही रह गई। यही वजह है कि इसके मॉम ने ओमेगा जाने का फैसला किया, क्योंकि वो दोबारा अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहती थी, जिसे अब एडिसन अकेले रह चुकी है, और उसका भाई पिछले साल ही यहाँ से जा चुका था। एडिसन की ये कहानी सुनकर डायलन और सभी को उसके लिए बुरा लगता है। रात को जब बाकी सब सो जाते हैं तो एडिसन कैलब के पास आती है, जो काफी देर से सो नहीं रहा था। तो एडिसन उससे पूछती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तब कैलब उसे बताता है कि जब उसकी माँ मरी थी तब डायलन उसे जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कैलब का काफी ध्यान रखा। कैलब एडिसन से कहता है कि वो उसके जाने के बाद डायलन का ध्यान रखे। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब अचानक रोवर की पावर खत्म हो जाती है और उससे आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। एडिसन एक इमरजेंसी बटन दबाकर बेस को उनके यहाँ होने का सिग्नल भेज देती है। सभी लोग उससे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो लोग बचे हुए ऑक्सीजन के साथ वापस नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग जब तक क्रेटर पहुंचेंगे तब तक बेस से उन्हें कोई ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएंगे। जिसके बाद वो लोग पैदल ही क्रेटर के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग आखिरकार क्रेटर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा खाली कमरा मिलता है और उसके अंदर वो सांस ले पाते हैं और वहां ग्रेविटी भी होती है। लेकिन अंदर जाकर सभी काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में से सिर्फ थोड़ा पानी और एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है। लेकिन तभी एडिसन को वहां पर एक सीक्रेट बटन मिलता है, जिसके दबाते ही वो कमरा पूरी तरह से पेड़ों से भरा जंगल बन जाता है, जिसे देखकर एडिसन कहती है कि ये तो धरती है। इस दौरान कैलब और उसके दोस्त ये सब देखकर काफी खुश थे, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनोखी थी। तभी अचानक से वहां की सारी चीजें गायब हो जाती है और कैलब को अपने माता पिता की फोटो के साथ अपनी माँ की अस्थियां मिलती है, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पिता के अस्थियों को वही बॉक्स में रख देता है कि तभी मार्कस जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो काफी देर से रोवर से बाहर है और उसका हार्ट ये झेल नहीं पा रहा था और उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। वो लोग मार्कस को उठाते हैं और रोवर की तरफ ले जाते हैं कि तभी मिटीओर शॉवर होने लगता है और उन लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग किसी तरह से वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग रोवर के काफी पास थे कि तभी एडिसन के पास मिटीओर गिरने लगते हैं, जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। बॉर्नी मार्कस को रोवर के अंदर बैठाकर दवाई खिलाता है, लेकिन डायलन और कैलब एडिसन को लेने जाते हैं कि तभी डायलन पर भी मिटीओर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि रोवर के आगे की खिड़की भी टूट चुकी थी, इसलिए वहां भी बिना स्पीड सूट के नहीं रह सकते थे। कैलब डायलन को कंधे पर उठाकर रोवर के अंदर लेकर आता है। वही डायलन अभी बेहोश था। एडिसन कहती है कि जब तक रेस्क्यू व्हीकल्स नहीं आते तब तक उन्हें वेट करना होगा, और अगर तब तक उनके स्पेस सूट का ऑक्सीजन नहीं बचा तो पहले उन्हें नींद आएगी, फिर वो सभी मारे जाएंगे। जब सब सो चुके थे तब कैलब जाग रहा होता है और दुखी होकर रोने लगता है। तभी डायलन को भी होश आ जाता है और वो अपने दोस्त कैलब से कहता है कि ये 2 दिन उसके लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। कैलब कहता है कि
कि उसे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर बाद उन्हें भी नींद आ जाती है और उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर रेस्क्यू व्हीकल्स आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलब की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है, जहां आंख खुलते ही वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि 75 साल बीत चुके हैं और अब वो ओमेगा प्लेनेट पर है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा भौंकला जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था और उन्हें वो सही तरह से अलविदा भी नहीं कर पाया। वहां मौजूद नर्स उसे एक डिवाइस देती है जिसमें डायलन और उसके दोस्त साल में एक बार एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते थे। वो लोग कैलब को बताते हैं कि हम लोग ठीक है और उस दिन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। इसके साथ डायलन ये भी बताती है कि उसकी और एडिसन की शादी हो चुकी है। वो ये भी कहता है कि मार्कस ने बेसबॉल टीम शुरू की है और बॉर्नी लीड एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि कैलब एक एक करके उन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा था, जिसके बाद उसे खुशी थी कि उसके सारे दोस्त सही सलामत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलब को यहाँ एक नई फैमिली मिल चुकी थी, जहां उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। वही कैलब को लेक के पास एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एडिसन का भाई चार्ली होता है। कैलब एडिसन के भाई चार्ली से मिलकर उसे एडिसन का दिया हुआ एस्ट्रो टॉय देता है और उसे अपने सभी एडवेंचर्स के बारे में बताता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।